Come in, sir. Yes, come. Good morning, sir. Good morning. Good morning, ma'am. Thank you, sir. आपने 2015 में अपना 12th कर लिया पीसीएम से जी और फिर ग्रेजुएशन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी से। जी स्ट्रीम चेंज क्यों कर ली? सर, 10th में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि ये सब्जेक्ट लेना है या वो, तब ठीक परसेंटेज बने थे और पीयर प्रेशर में या पीयर ग्रुप ने बोला कि साइंस अच्छा ऑप्शन होगा। बट 12th में मेरा इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं रहा और मुझे धीरे धीरे पता चला कि साइंस मेरे लिए इतनी एप्ट नहीं है। आपका ऑलरेडी 109वीं रैंक आ चुकी है सेकेंड अटेम्प्ट में। यस क्या मिलेगा आपको? सर, थर्ड प्रेफरेंस मोस्ट प्रोबेबली आरटीएस मिलना चाहिए। तो अच्छी तहसीलदार की नौकरी, तो संतुष्ट नहीं है उससे? सर, एक पर्सनल एक्सीलेंस के रूप में यदि इससे बेहतर मिल जाए। एसडीएम और एसडीओ की ड्यूटीज में क्या फर्क होता है? सर, जब वो एज ए मजिस्ट्रेट काम करता है, जैसे कि 144 की जो पुरानी सीआरपीसी की धारा थी, उसके तहत शांति भंग या ये सब मामलों को सुनना, तब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम के रूप में काम करता है। और डेवलपमेंट वर्क जब करता है, जैसे कोई प्लानिंग करनी या डेवलपमेंट वर्क को ओवरलुक करना, तब उसका काम एसडीओ के रूप में। इसमें ये आपकी क्या क्या चुनौतियां आती हैं प्रशासनिक अधिकारी को काम करते वक्त? सर, सबसे बड़ी चुनौती जो लास्ट माइल तक रीच है, उसमें अभी जैसे इंटरनेट या गुड गवर्नेंस के थ्रू जो सब तक पहुंच बढ़ानी है, उसमें हम देख रहे हैं कि भारत में डिजिटली उतनी ज़्यादा इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर रिमोट एरिया में, या फिर जो लोग इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशंस है उन तक उनकी पहुंच नहीं है, तो उन तक पहुंचने में थोड़ी समस्या। डाटा कंजम्पशन में हम लोग नंबर 1 है वर्ल्ड में शायद, यस सर। है ना? है ना? हाँ बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए क्या है? सर, जो पुराने आर्काइक्स कॉलोनियल जो लॉ थे उनको चेंज किया है, जैसे आईपीसी का नाम बदल के बीएनएस कर दिया है, और सीआरपीसी को बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट को बीएसए कर दिया है। ये नाम बदली हुआ है या कुछ एक्ट में ही बदलाव किया है? नहीं सर, बदलाव हुए हैं। कुछ बताएं मुख्य। सर, पहले के जो थे वो कॉलोनियल लॉज थे, जिसमें विक्टिम सेंट्रिक नहीं थे, इनको विक्टिम सेंट्रिक बना दिया गया है। उसके अलावा जो पेटी क्राइम्स है उनके लिए सोशल पनिशमेंट का प्रोविजन जोड़ा गया है, और जो सेडिशन का जो चार्ज था सेक्शन 123 के अंदर, उसको चेंज करके अब कोई भी ऐसा है जो देश की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी के खिलाफ होगा, वो ऐड किया गया है। और डिजिटल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू एविडेंस, या फिर वीडियोग्राफी से, जब पुलिस की कार्रवाई होगी तो वीडियोग्राफी की जाएगी, ये सब जोड़ा गया है। सरकार ने बहुत सारे अपने ऑफिसेस के या ये जो है इनके नाम चेंजेस किए, हिंदीकरण किया है, बताएं कुछ। जैसे सर, कर्तव्य पथ और पार्लियामेंट को विधि निर्माण भवन शायद, बाकी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर। पीएमओ को क्या कर दिया? पीएमओ को हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय क्या नाम? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सेवा तीरथ। सेवा जैसे। तीरथ। और उसको ये जो इसका जो राज्यपाल का उसका क्या कर दिया? सर, गवर्नर क्या कर दिया? राजभवन का क्या नाम किया? राजभवन ही है सर। बदली नहीं किया, लोक भवन नहीं किया? सर सॉरी। ठीक। अभी आपके 26 जनवरी का ये मनाया गया ना गणतंत्र दिवस, यस सर। उसकी विशेषताएं क्या बताइए, खासियत क्या क्या रही? सर, इस गणतंत्र दिवस पे जो पहली बार हम लोगों ने जो इंडिजिनियस डॉग्स है या फिर हिम सेना है उनको इंक्लूड किया था, बैक्टीरियन कैमल को ऐड किया था परेड के अंदर, और उसके साइडलाइंस पे भारत ईयू की एफटीए जो है वो फाइनलाइज किया था। उससे क्या लाभ हुआ? यू से जब एफटीए किया है तो उसमें क्या क्या लाभ रहेंगे? सर, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल ऑर्डर या फिर वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीलेटरलिज्म से शिफ्ट हो रहा है, जैसे डब्ल्यूटीओ अभी डिसफंक्शनिंग बॉडी है, तो उसमें एक रूल बेस्ड एफटीए किया गया है, जिसके तहत 2 बिलियन पीपल का मार्केट कवर किया जाएगा, और भारत का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसमें भारत ने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट जो है, डेयरी सेक्टर, उनको एक्सक्लूड रखा है ताकि फार्मर्स के हित भी बराबर साधे जाए। मेक इन इंडिया के बारे में बताएं। सर, मेक इन इंडिया, इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग गैप है उसको फिल करने के लिए प्रोग्राम लाया गया था, जिसके अंदर भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन उसे बढ़ाना था, और उसके साथ साथ रोजगार सृजन करना था। स्टार्टअप्स क्या है? सर, एक स्टार्टअप को ऐसे परिभाषित, कोई ऐसा एक इनोवेटिव आइडिया जो पहले कभी उस काम को करने के लिए नहीं सोचा गया हो, या फिर जिसके तहत जो
ऑनलाइन डिलीवरी या फिर ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू सर्विस अवेलेबिलिटी बहुत जल्दी और इजीली की जा सके। थैंक यू सर। आपने 2019 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी यस मैम। और उसके पश्चात आप सतत रूप से आरएस के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैम दो अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी के दिए थे बट वहाँ मेरा हुआ नहीं, उसके पश्चात मैंने। अच्छा, आपने यूपीएससी के लिए भी प्रयास किया है। ठीक है, 2019 से लेके 2026 तक फिर आर्थिक संबल के लिए आपने क्या प्रयास किया? क्या अपने परिवार पर निर्भर थे आप? मैम मैं जो अपनी हॉबी थी लंगा और मंगनियार म्यूजिक को, तो मेरे कॉलेज के कुछ मित्र हैं, उनके साथ में मैंने मिलके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना, जैसे जेकेके में या अभी मैं नहीं हूँ उस ग्रुप में जुड़ा हुआ, उसके तहत मैं ईमेल्स के थ्रू या जो मंगनियार और लंगा को ऑर्गेनाइज करवा के यहाँ प्रोग्राम करवाने का काम करता था। अच्छा, एज एन बीच-बीच में, इवेंट एज एन आपने। बीच में बट नॉट रेगुलरली, क्योंकि तो उसमें प्रिपरेशन आपको आर्थिक रूप से इतना लाभ हो जाता था कि आप अपना खर्च खुद उठा पाए? नहीं मैम, मैं पूर्ण बोल सकते हैं कि पूर्णतः परिवार पर निर्भर था। पूर्णतः परिवार पर ही निर्भर थी। चलिए ठीक है। तो अब अगर आपका इस प्रयास में भी चयन नहीं होता है, तो आपको लगता है इतने समय तक परिवार पर निर्भर रहना सही है? मैम मुझे पिछले प्रयास में मेरी रैंक 109 आई है, तो अब मुझे लगता है मैं आर्थिक रूप से खुद का खर्चा संभाल पा रहा हूँ। चलिए ठीक है। मुझे ये बताइए कि जैसा आपने बताया आप अपने मित्रों के साथ मिलकर इस लंगा और मंगनियार म्यूजिक के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते थे। यस। तो ये तो हम सिर्फ राजस्थान में प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके के हमारे जो क्षेत्रीय संगीत हैं, जो बहुत अच्छे पॉपुलर हो सकते हैं, प्रसिद्ध हो सकते हैं, जैसे हम भारत में और विश्व में प्रसिद्ध करने का यदि प्रयास करें, तो हमें क्या योजना है या क्या ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए जिससे इस म्यूजिक को हम आगे भी ले जा सकें, ताकि इनसे जुड़े हुए जो क्षेत्रीय कलाकार हैं उन्हें भी एक अच्छा आर्थिक संबल मिल सके? मैम जितना मैंने इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा हूँ, हम्म, तो वर्ल्ड वाइड देखें तो बहुत प्रोग्राम्स होते हैं लंगा और मंगनियार म्यूजिक के। उन्हें ज़रूरत है तो रीजनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सुनने की और समझ बनाने की है। जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है, डिफरेंट म्यूजिक जोन्स है, उनको साथ में कोलैबोरेशन करके नई अर्बन यूथ को टारगेट किया जा सकता है। बट वर्ल्ड लेवल पे देखें तो जंगारो फेस्टिवल जैसे फ्रांस में है, या फिर रोस्टन एबल इनसे जुड़े हुए हैं, उनका मंगनियार सेडक्शन प्रोग्राम है, उसके तहत वर्ल्ड वाइड टूर्स बहुत ज़्यादा होते हैं इनके कल्चरल इवेंट्स के तहत। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस संगीत श्रेणियों का जो हमारे लोक संगीत है, उनका विश्व में अधिक सम्मान और अधिक महत्व है बजाय हमारे क्षेत्रीय स्तर पर। क्षेत्रीय लेवल पे भी उनको सम्मान दिया जाता है, बट मेरा मानना है कि फ्रेगमेंटेड सम्मान है। जैसे जिस रीजन से जो बिलोंग करते हैं उनको लोग सुनना फिर भी प्रेफर करते हैं, बट दूसरे संगीत को या फिर दूसरे म्यूजिक को, उनके साथ के कोलैबोरेशन को अभी तक अपनाया नहीं गया। ये एक नया आइडिया हो सकता है जिसके तहत अर्बन यूथ या फिर जो चलिए, इस क्षेत्र में आपने काम भी किया है, ये आपकी हॉबी भी है, आपका अच्छा एक इंटरेस्ट भी है इसमें, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। अगर आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पद स्थापित होते हैं, तो इस म्यूजिक को राजस्थान में और भारत में प्रसिद्ध बनाने के लिए, यूथ पॉपुलर बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? मैम सबसे पहले जो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह है, उनके तहत इनकी रीच को बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा इनको जो सुविधाएं दी जा सकती है, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट सरकार के फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे अभी मरु महोत्सव चल रहा है, उसके अलावा शीत उत्सव और ये जो होते हैं, उनमें इनको इनके प्रोग्राम करवाए जा सकते हैं। प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है, जैसे कोई म्यूजियम ट्रस्ट या फिर जैसे रिफ्ट जैसा फेस्टिवल होता है जो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट करवाता है, उसके तहत हेरिटेज साइट्स पे इनको और ज़्यादा पॉपुलर किया जा सकता है। सूफी संगीत के साथ में इनका जुड़ाव बढ़ाया जा सकता है। ऐसे अन्य प्रोग्राम। टूरिज्म सेक्टर से भी इससे जोड़ा जा सकता है? यस मैम। चलिए ठीक है, ओके। मुझे ये बताइए कि ये कार्बन या ब्लू टैक्स रिजीम क्या होता है? कार्बन टैक्स रिजीम, ब्लू टैक्स रिजीम क्या होता है? मैम जैसे जो अभी ईयू के साथ में सीबीएम है, यदि हम लोग कोई भी प्रोडक्शन के लिए जैसे स्टील या एल्यूमिनियम के लिए कार्बन उत्सर्जन बढ़ा रहे हैं, तो कोई देश उस पे टैरिफ्स या नॉन टैरिफ्स लगा सकता है, नॉन टैरिफ मेजर्स, उसे ब्लू टैक्स या कार्बन टैक्स का। चलिए ठीक है। अभी भारत को पीस बोर्ड में शामिल करने के लिए आमंत्रण दिया गया था। यस मैम। क्या रिप्लाई रहा भारत का, और आपके विचार से क्या हमें पीस बोर्ड में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैम जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें अभी तक इंडिया ने क्लैरिफाई नहीं किया है कि हम ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, बट इंडिया हमेशा से
इजराइल और गाजा के लिए डी-आइफनेशन की पॉलिसी को फॉलो करता आया है, तो उसी रणनीतिक स्टैंड पे भारत को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। और जो गाजा में जो पीस प्लान है, वो कंस्ट्रक्टिव जो सेकंड फेज है वो स्टार्ट हुई है कंस्ट्रक्टिव, जिसमें किसी भी पैलेस्टीनियन को नहीं जोड़ा गया उस बोर्ड ऑफ पीस में। तो ये अपने आप में एक्सक्लूसिव है नेचर में। तो जब ये इंक्लूसिव होगा तो इंडिया को शायद ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, आपके विचार में ज्वाइन करना चाहिए, जब इंक्लूसिव इंक्लूसिव हो तभी। चलिए ठीक है। यदि यूएसए ईरान पर आक्रमण करता है तो इसका वैश्विक परिदृश्य पर क्या असर होगा और भारत पर इसका क्या प्रभाव रहेगा? मैम, जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो रूल बेस से एनार्की की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि यदि एक लार्ज स्केल वॉरफेयर की यदि हम बात करें तो मिडल ईस्ट पूरा अनस्टेबल हो जाएगा, जिसमें जो गुटबंदियां हैं, अनौपचारिक गुटबंदियां, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इंडिया के रूप में देखें तो जो ऑयल इंपोर्ट है वो इंडिया का महंगा हो जाएगा, और इंडिया का जो यूरोप के साथ में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, वो भी अभी जो परियोजना चल रही है वो और ज़्यादा डिले हो जाएगी। ठीक है। भारत पर कोई स्पेशल प्रभाव भी रहेगा राजनीतिक रूप से यदि हम देखें तो? मैम, अभी जैसे यदि हम देखें तो ईरान और इंडिया के जो रिलेशन है वो और ज़्यादा लो में चले जाएंगे। और उसके साथ यदि यूएस वॉर करता है तो अभी यूएस ने इंडिया पे ऑलरेडी टैरिफ्स लगा रखे हैं, तो इंडिया यदि एक स्टैंड के रूप में जाएगा तो राजनीतिक रूप से उस पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। बात करें, टैरिफ की बात कर रहे थे। ट्रम्प साहब हमसे बहुत नाराज है, हमने उनकी बात नहीं मानी, हमने उनको नोबेल प्राइज नहीं दिलवाया, और हमने उनकी बात, वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध रुकवाया, मैंने रुकवाया। यस, इसमें कितनी सत्यता है सबको पता लग गई है। तो ऐसी क्या बात है, क्यों वो एक तो कहते हैं कि मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड, और एक तरफ ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अमेरिका को भाई किस चीज का है इंडिया से? सर, यदि देखा जाए तो एक रियल्टर है ट्रम्प। यदि बोला जाए तो वो एक रियल्टर है। वो अपने देश के गेम के लिए, जैसे उनका जो विजन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके तहत वो टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं ताकि अमेरिकन जो प्रोडक्शन है वो और बढ़े, वहां पे रोजगार और सृजित हो। और भय के रूप में यदि बात की जाए तो इंडिया और अमेरिका के साथ में इंडिया का ट्रेड सरप्लस है बहुत ज्यादा, तो वो चाह रहे हैं कि ट्रेड बैलेंस हो। अच्छा, ये बताइए, जो आपने अभी जैसे बात किया वेस्टर्न राजस्थान के म्यूजिक के बारे में बात यस की, सर। वहां से अगर इस म्यूजिक को प्रमोट किया जाए तो वहां की, उस क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा, सुधरेगी? यस सर, यदि हम देखें तो जो लंगा और मंगन्यार है उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना सबल नहीं है, तो यदि उनके प्रोग्राम्स या म्यूजिक को और ज़्यादा पॉपुलर किया जाए तो उन्हें आर्थिक रेम्यूनरेशन मिलता जाएगा और उनमें रोजगार सृजन होगा। यदि वहाँ पे टूरिज्म और प्रमोट हुआ तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उससे जैसे आर्थिक जैसे पाकिस्तान में कोक स्टूडियोज हैं, अपने अभी ऐसे बनने शुरू हो गए हैं। आप तो इस लाइन से जुड़े हुए हैं, आपने देखा कभी इस क्षेत्र में प्रगति होते हुए? सर, जैसे नेस्कैफे बेसमेंट करके एक प्रोग्राम आता था, वो इंडिया में बीच में काफी चला था, बट उसके बाद बंद हो गया। कोक स्टूडियो इंडिया अभी लॉन्च हुआ है। उसके अलावा यदि देखें तो संगीत के लिए बहुत सारे वर्ल्ड वाइड जो प्रोग्राम होते हैं उनका इंडियन वर्जन भी अपनाया गया है, जैसे इंडियन आइडल हो गया, सारेगामापा हो गया। तो वहां अभी मंगन्यार और लंगों की रीच बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। चलिए, ये बताइए, अभी सरकार ने कुछ लेबर कोड भी लेके आई है यस सर। है ना? क्यों लाने की जरूरत पड़ी, और इसमें अच्छा गिग वर्कर के लिए क्या प्रोविजन किए हैं सरकार ने? सर, इनको सबसे पहले तो जो 29 लॉ थे उनको कोडिफाई कर दिया गया है। उन लॉज के तहत ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज्यादा पावर मिल जाती थी, जिसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो पा रही थी। बिजनेसेज यहाँ अपने आप को प्रोलिफरेट नहीं कर पा रहे थे। और गिग वर्कर्स के लिए यहाँ सर सोशल सिक्योरिटी में उन्हें इंक्लूड किया गया है, जिसके तहत उनको पेंशन या फिर जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो दिए जाएंगे। अभी ये वीबी जी राम जी को लेके भी इशू बन रहा यस सर। है ना? ये क्यों इशू क्यों बन रहा है, जबकि सारी इस स्कीम के तो अच्छा ही है, अच्छा ही है। खाली नाम हटा देने से क्या अगेंस्ट में होगा? इसके बुराइयां है इसमें कुछ देखी आपने? सर, यदि
स्कीम, बेसिक बेनिफिट्स स्कीम के बहुत ज्यादा है जो बुराइयों को आउटवेट करते हैं, बट दो चार कमियां जिनकी वजह से जो इतना ज्यादा विवाद हो रहा है उसमें बोला जा सकता है कि ये डिमांड ड्रिवन नहीं होकर सप्लाई ड्रिवन है, जिसमें जो रोजगार पहले दिया जाता था वो डिमांड के बेसिस पे था, कोई भी आदमी जाके रोजगार ले सकता था, बट अब सेंटर डिसाइड करेगी कि कौन से स्टेट्स में कहाँ पे रोजगार देना है, और स्टेट्स का भी फंड इसमें जोड़ा गया है, जैसे 60-40 का रेशियो रखा गया है। वो तो ठीक है, फंडिंग की तो बात अलग है। बाकी इनको ऑब्जेक्शन है महात्मा गांधी के नाम, महात्मा गांधी के नाम से क्या होगा? जोड़ने हटा दो, सब महात्मा गांधी का नाम हटा दिया आपने। सर नेम के बेसिस पे स्कीम्स पहले भी चेंज होती आई है और अब भी हो रही है, तो नेम के बेसिस पे ये आपको लगता नहीं है कि खाली पॉलिटिकल है? बाकी इसमें तो बहुत सी सुविधाएं मिली हैं, वेज गारंटीज मिल गई हैं, 15 दिन में आपको वेतन मिलना है, और दूसरे काम भी जोड़ी। सबसे बड़ी बात जो है कि ग्राम पंचायत को भी अधिकार दिया है कि अपने डेवलपमेंट प्लान बनाओ, जो कि पहले केंद्र बनाता था या राज्य बनाते थे। यस सर, बट इसमें जो प्लान बनाना है उसके लिए 4 हेड डिसाइड किए गए हैं जो सेंटर ने डिसाइड किया है, तो ये बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों अप्रोचेस को साथ में फॉलो करती है। इसलिए एक और बताइए कि ये अभी एकदम से सोने की डिमांड बढ़ गई, चांदी की डिमांड बढ़ गई, ये क्या कारण है? सर जैसे चांदी की डिमांड या सोने की डिमांड के लिए जो डॉलर है उस पे से भरोसा उठता जा रहा था धीरे धीरे लोगों का, तो एक सेफ हेवन के रूप में इसको कर रहे थे। चांदी जो है उसका सर प्रोडक्शन जो है वो डिमांड को आउटवेट कर रहा था, जैसे अभी जो 5G या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजीज है जिनके अंदर चांदी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, बट इन्वेंट्री उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो चांदी की प्राइसेस में हाइक हुआ था। तो राजस्थान में भी कहीं मिलती है क्या चांदी? यस सर, राजस्थान इंडिया का लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है। कहाँ का है राजस्थान में चांदी? सर जावर माइंस है उदयपुर में, राजपुर दरीबा है, गुलाबपुर अगुचा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये चांदी राजस्थान में निकालने में थोड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं? सर चांदी जो है वो सेकेंडरी वो प्रोड्यूस है, वो लेड, सीसा और जस्ता इनके साथ में निकाला जाता है, तो जब तक प्राइमरी जो मटेरियल मेटल है उनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक चांदी का एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता है, तो सबसे बड़ी समस्या यहीं पे आती है। भाई राजस्थान में चांदी तो वैसे ही है, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं मोटे मोटे कड़े पहनती हैं पैरों में। यस सर। तो चांदी तो राजस्थान में बहुत है, और इस चांदी के पीछे आजकल अपराध भी बहुत बढ़ गए हैं। यस क्या करना चाहिए सरकार को आगे महिलाओं की खासतौर पर सुरक्षा के लिए चांदी से रिलेटेड? सर जो आपने देखा होगा अभी बहुत सी न्यूज आती है यस सर कि मोटे चांदी के कड़े पहने हैं, उनको मार के वो निकाल के भी ले जा रहे हैं। यस सर। क्या करना चाहिए अगर आपकी पोस्टिंग हो जाए उसी एरिया में? आपके एरिया में भी चांदी बहुत चलती होगी। सर यदि पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन करके मैन पावर या फिर सर्विलेंस बढ़ाया जा सकता है जिन एरिया में ऐसी घटनाएं हो रही है। उसके अलावा जो चांदी है उनको अभी आरबीआई ने भी एक स्कीम चलाई थी जिसके तहत आप चांदी देके भी लोन प्राप्त कर सकते थे, तो जिस हिसाब से चांदी की डिमांड बढ़ रही है तो लोगों को भी अवेयर किया जा सकता है कि आप अपनी चांदी से रोजगार या फिर आर्थिक संबल हो सकते हो चांदी से लोन लेके। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरास लगाना जिससे, और अपराधी जो है उनका पकड़ सुनिश्चित करना ताकि उनमें भी भय बना रहे कि आगे से वो ऐसा क्राइम ना करें। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रशासन में ये जो भ्रष्टाचार की ये खबरें आती रहती हैं, ऐसा क्या किया जाए कि इसकी जो भ्रष्टाचार की संभावना ही नहीं रहे? सर जहां पे मानव हस्तक्षेप होगा और मानव डिस्क्रिशन होगा वहां पे ऐसी घटनाएं हो सकती है जिनको समूलतः नाश करना मुझे लगता है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट इसे कम करने के लिए सरकार बहुत सारे स्टेप्स ले रही है जिसके अंदर गुड गवर्नेंस या फिर ई गवर्नेंस के तहत ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। आरटीआई एक्ट के तहत आप एप्लीकेशन लगा सकते हो या फिर डिमांड कर सकते हो किसी भी फाइल की या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसकी, और उसके अलावा सर बोर्ड रेगुलर सर्विलेंस रखना, बोर्ड बनाना जिसके तहत कंप्लायंस मैकेनिज्म और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। लोकपाल क्या है? सर लोकपाल जो है वो एक एक्ट पास किया था सरकार ने जिसके तहत लोकपाल जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स या फिर जो जैसे एमएलएस वगैरह है उनकी जो उनके ऊपर जो केसेज आएगा उनकी डे टू डे सुनवाई करता है। ऑब्डमस क्या है? सर लोकपाल का ही नाम है, उसी का नाम है।
लोकायुक्त लोकायुक्त सर, जो स्टेट में जो लोकायुक्त जो काम लोकपाल के अंडर में होगा वो लोकायुक्त का। ठीक है, आपका इंटरव्यू संपन्न हुआ, जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।